के लिए हमेशा इमेजिनेशन थोड़ी सी करनी पड़ती है, क्योंकि बोर्ड अपना 2D है और 3D में निकाल रहे हैं, तो थोड़ी सी इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, इसमें कुछ चीजें ऐसी माननी पड़ेगी कि हाँ ये होता है, ठीक है, तभी आप समझ पाओगे। चलो तो 3D के लिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैंने नोट्स भेजे थे, तो उसमें मिलर इंडाइसिस क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है वो नहीं भेजी थी, क्योंकि उसको नोट्स में नहीं थी। तो मैं क्या करूंगा, लिख के या देख लूंगा, मिल जाएंगे तो मैं भेज दूंगा आज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज वगैरह मैं आज भेज दूंगा, जो मैंने अलग से बताई थी ना, मिलर इंडाइसिस क्या है। बाकी के जो नोट्स भेज दिए थे हिंदी इंग्लिश को, और नहीं पहुंचे तो मुझे जरूर बताया करो, और जिस दिन आपके नहीं पहुंचे तो एक बार ग्रुप में जरूर चेक किया करो कि ग्रुप में तो नहीं डाल दिए गई, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3D के लिए निकालते हैं। 3D के लिए जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला सभी को 3D लिख देता, फॉर 3D क्या निकालना है ये भी आपको मालूम है। क्या प्रूफ करना है, डी बराबर प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए आएगा, 3 डायमेंशनल के लिए लिख के आएगा, और डी बराबर लिख के आएगा, डी बराबर ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर के स्क्वायर और एल स्क्वायर। 3D के लिए लिख के आएगा, प्रूव दैट इंटरमोलिकुलर सेपरेशन या लैटिस इंटरवल या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन डी इक्वल टू इतना। डी सफिक्स में एच एल के भी लिख देता है, ए अपॉन ये लिखो। सिद्ध करो घनाकार जालक के लिए जालक अंतराल, या ऐसा बोल सकते हैं जालक अंतराल, या दो तलों के बीच की दूरी, कुछ भी बोल सकते हैं, डी बराबर इतना होगा, ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए आएगा। चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने क्या किया है, ये ये डायग्राम बना दिया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मैंने ये मान लिया है। ध्यान से सुनना, डायग्राम में कुछ चीजें मैंने अलग से लिख दी हैं जो कि डायग्राम में नहीं लिखी हैं, क्योंकि डायग्राम भी समझ में नहीं आता आपको बिल्कुल भी। अभी भी कौन सा आने वाला है, अभी भी डायग्राम आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, इसलिए मैं आपको अलग से समझाऊंगा। देखो सबसे पहले सुन लो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस, और ये है उसका ओरिजिन। क्या है, ओरिजिन। बच्चों हमने क्या किया है, यहाँ पर दो प्लेन कंसीडर किए हैं। एक प्लेन वो है जो ओरिजिन से पास होता है, और दूसरा प्लेन वो है जो आपका ए बी और सी से पास हो रहा है। दो प्लेन है, क्योंकि मैंने बताया था प्लेन 3D है और यहाँ पर आपका बोर्ड 2D है, इसलिए इमेजिनेशन करना पड़ेगा। जैसे आपको एक एग्जांपल दो, थोड़ा सा सुन लो। जैसे मैंने मान लिया कि ये दो प्लेन है मेरे पास, एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है। एक प्लेन बच्चों ओरिजिन से पास हो रहा है, यहाँ से ओरिजिन से पास हो रहा है, और दूसरा वाला जो प्लेन है वो आपका एक्स वाई और जेड एक्सिस से पास हो रहा है, ऐसे मान लिया। एक आपका कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। मैंने क्या कहा था, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। एक प्लेन आपका ओरिजिन से पास हो रहा है, और एक प्लेन पास हो रहा है आपका एक्स वाई और जेड एक्सिस। दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है। तो दो प्लेन है आपका, एक ओरिजिन से पास हो रहा है और एक आपका एक्स वाई जेड एक्सिस से पास हो रहा है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना है, दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो ओरिजिन से पास हो रहा है, जो प्लेन ओरिजिन से पास हो रहा है, जो प्लेन मूल बिंदु से गुजर रहा है, उसके मिलर सूचक यानी मिलर इंडाइसेस मैंने मान लिए एच के और एल है। जो आपका ओरिजिन से पास हो रहा है प्लेन, मूल बिंदु से गुजर रहा है, उसके मिलर सूचक यानी मिलर इंडाइसेस मान लिए मैंने एच के और एल। कौन से वाले के, जो आपका ओरिजिन से पास हो रहा है। जो बच्चों आपका ए बी और सी से पास हो रहा है, या एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस से पास हो रहा है, या ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड से पास हो रहा है, जो भी बोलना चाहो आप, जो भी बोलना चाहो, जो इन तीनों पॉइंटों से पास हो रहा है, उनके मिलर इंडाइसेस या उनकी इंटरसेप्ट लेंथ जो है वो है आपकी, इसकी है आपकी ए अपॉन एच, और इसकी है आपकी दूसरे वाले की बी अपॉन के, और तीसरे वाले की है आपकी सी अपॉन एल। जो आपका ए बी और सी से जो प्लेन पास हो रहा है उसकी इंटरसेप्ट लेंथ बोल दो, या मिलर इंडाइसेस भी बोल सकते हैं, मिलर सूचक क्या है, ए अपॉन एच
बी अपॉन के और सी अपॉन एल, इंटरसेप्ट लेंथ बोल दी मैंने, समझ में आ रहा है, इंटरसेप्ट लेंथ निकाल दी, अंत्य खंडों की लंबाई है। जो ओरिजिन से पास हो रहा है आपका, जो ओरिजिन से पास हो रहा है उसके मिलर इंडाइसेस, मिलर सूचक क्या है, एच के और एल। और जब आपको मिलर सूचक मालूम रहते हैं तो आप इंटरसेप्ट लेंथ यानी अंत्यखंड की लंबाई आसानी से निकाल सकते हो। आपको केवल उनका रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल करने के बाद जब इंटरसेप्ट लेंथ निकालेंगे तो ये आएगी ए अपॉन एच, ये बी अपॉन के और ये आ जाएगा सी अपॉन एल। क्योंकि मिलर सूचक की मैंने परिभाषा लिखवाई थी, उनका जो अनुपात होता है अंत्यखंडों की लंबाइयों के विक्रमानुपात के बराबर होता है ना, रेशियो ऑफ मिलर इंडाइसेस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट लेंथ। तो वो छोड़ो, खैर पिछले में बता चुके हैं। तो एक यहाँ से पास हो रहा है जिसको मैंने आपको दिखाया नहीं डायग्राम में और ना ही आपको दिखाना है। एक प्लेन यहाँ से पास हो रहा है जिसको आपको डायग्राम में नहीं दिखाना है, उसके मिलर इंडाइसेस यानी मिलर सूचक क्या है, एच के एल है। और जो प्लेन एबीसी से पास हो रहा है उसके मिलर सूचक यानी मिलर इंडाइसेस या फिर इंटरसेप्ट लेंथ बोलते हो, वो है ए अपॉन एच, बी अपॉन के और सी अपॉन एल। अब देखो, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो केवल एक्स रहता है, वाई और जेड जीरो जीरो रहता है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए ए अपॉन एच जीरो जीरो। बच्चों वाई एक्सिस की बात करूंगा तो वाई एक्सिस पर आपको मालूम है केवल वाई रहता है, एक्स और जेड क्या होता है जीरो जीरो। तो ऐसे जेड एक्सिस पर तो याद। फिर मैंने क्या किया, जो एक प्लेन यहाँ था दूसरा प्लेन यहाँ से जो पास हो रहा है ना, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दी। देखो एक प्लेन आपका यहाँ से पास हो रहा था, एक एबीसी से पास हो रहा है, तो यहां से इस पर एक लंब डाल देंगे, समझ में आ रहा है, इन दोनों पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल देंगे, यहां से इस पर ऐसे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल देंगे इस टाइप से। तो आपने क्या किया, इस पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दी दूसरे वाले प्लेन पर जो एबीसी से पास हो रहा है। और यही डी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन प्लेन, दो तलों के बीच लंबवत दूरी आपको कैलकुलेट करनी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, दो तलों के बीच की लंबवत दूरी आपको कैलकुलेट करनी है। फिर मैंने क्या किया, इसको हमने क्या किया, इससे मिला दिया, इसको हमने इससे मिला दिया, इसको हमने इससे मिला दिया, तीनों को मिला दिया। ठीक है, इस पॉइंट को एन पॉइंट को क्या किया मैंने, इससे मिलाया, इससे मिलाया और इससे मिलाया। अब मैंने यहाँ लिख दिया है बच्चों, एन ओ एक्स लिख दो चाहे एन ओ ए लिख दो, आपकी मर्जी, एक ही बात है। एन ओ एक्स लिख दो चाहे एन ओ ए लिख दो, चाहे एन ओ एक्स लिख दो चाहे एन ओ ए भी लिख सकते हैं। कितना है अल्फा, एन ओ और ए, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये कितना है आपका अल्फा है। ये कितना है अल्फा, एन ओ ए, ये अल्फा है। अब यहाँ नहीं शो करना है, नहीं तो वो तो हॉचपॉच हो जाएगा, आपको अलग से लिखना है। और एन ओ एक्स भी बोल सकते हैं इसको, ऐसे ही एन ओ बी है ना, एन ओ बी चाहे एन ओ सी। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया क्या अल्फा है, और जो बी के साथ बन रहा है वो बीटा है, बी के साथ जो बन रहा है या बाई के साथ जो बन रहा है वो बीटा है, और सी के साथ जो बन रहा है वो गामा है। ये तीनों मैंने मान लिए। फिगर में आपको दिख रहा होगा एनओ एक्स, एनओ वाई और एनओ जेड, तीनों के तीनों क्या है, अल्फा बीटा और गामा है, तीनों के तीनों। लेकिन यहाँ नहीं बनाना है आपको। अब आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, जो जो चीज मालूम है, जैसे आप क्या करो, इसको देखो, ओ सी एन या एन ओ सी को देखो जरा ध्यान से, इसी को देखना है आपको। इन दोनों से तो समझ में आएगा ही नहीं आपका, इमेजिनेशन करना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या है, ट्रायंगल कंप्लीट नहीं दिख रहा ना आपको, ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट नहीं दिख रहा है। तो इसको देखो आप तो ध्यान से, सबसे पहले एन ओ सी को देखना ध्यान से। एनओसी में कौन कौन सी साइड आपको मालूम है, देखो यहां से मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाला है, यहां से मैंने इस पर लंब डाला है, ये एंगल आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा, ये लंब परपेंडिकुलर डाला है मैंने ये वाला। एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज। दिख रहा है आपको, केवल एनओसी ही आपको इसमें एग्जैक्ट दिखेगा, बाकी के नहीं दिखेंगे, बाकी को आपको समझ में नहीं आएगा हाइपोटेन्यूज कौन सा है। हालांकि बड़ी वाली साइड दिख जाती है, हाइपोटेनियस है बड़ी वाली साइड, लेकिन फिर भी आप इमेजिनेशन कर सकते हो। आप एनओसी को देख लो बस, केवल एक से समझ में आ जाएगा।
आपने देखा एनओसी को, यार ये वाली साइड मुझे मालूम है सी अपॉन एल है, और ये वाली मालूम है मुझे डी है। इसका मतलब ये हुआ बेस मालूम है और हाइपोटेन्यूज मालूम है, एंगल के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर नहीं मालूम। तो परपेंडिकुलर जब मालूम ही नहीं है, ना तो ना साइन निकाल सकता हूँ ना टेन निकाल सकता हूँ, कॉस कॉस निकाल सकता हूँ। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आपको मालूम है तीनों के बीच के एंगल है, अल्फा बीटा गामा तीनों के बीच के एंगल है, एनओ एक्स एनओ वाई और एनओ जेड। तो यहाँ मैं कॉस गामा निकालूंगा सबसे पहले। तो कॉस गामा निकालूंगा तो कितना आएगा, कॉस गामा कितना आएगा, कॉस गामा, कॉस गामा आएगा इन फिगर, कॉस गामा कितना आ जाएगा, ये वाला ट्रेंगल लिया मैंने, कौन सा वाला, एन ओ सी, ट्रेंगल लिया मैंने एन ओ सी, ट्रेंगल एन ओ सी, ये वाला ले लिया एन ओ सी, एन ओ सी कॉस गामा निकालते हैं, ये वाला एंगल गामा है गामा। तो क्या लिखेंगे, कॉस गामा इक्वल टू बेस, यानी बेस है आपका ओ एन अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है आपका ओसी। समझ में आ रहा है, कॉस गामा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से आपका आ जाएगा ओ एन बराबर ओ सी कॉस गामा, कॉस गामा। तो बच्चों ओ एन को लिखेंगे हम, ओ एन कितना है डी है, डी बराबर ओ सी, ओ सी कितना है आपका सी अपॉन एल है, सी अपॉन एल इंटू कॉस गामा, ये लिख दिया। और जरूरी नहीं है इतने स्टेप बढ़ाओ फालतू के, आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो डायरेक्ट, देखो स्टेप को कम कर देता हूँ। अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो फालतू स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऐसे देखो कॉस गामा इक्वल टू ओ एन कितना है डी अपॉन ओ सी कितना है सी अपॉन एल, ऐसे लिखो यार, ठीक है, ये लिख दिया। ऐसे ही, ऐसे ही कॉस गामा के बाद निकालेंगे कौन सा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, एन ओ सी तो हो चुका है, एन ओ बी, एन ओ बी, एन ओ बी लेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, कॉस गामा की जगह आ जाएगा कॉस बीटा, बीटा मुझे उसको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या लिखूंगा ओ एन अपॉन ओ सी की जगह आ जाएगा ओ बी बराबर। तो कॉस बीटा आ जाएगा मेरे पास, ओ एन है आपका डी अपॉन में ओ बी, ओ बी कितना है आपका, ओ बी आपका बी अपॉन बी अपॉन, यहां से स्पष्ट दिख रहा है। बाकी का ये ट्रायंगल लेंगे ना एन ओ बी, हो सकता है किसी को ऐसा डाउट है अरे यार बेस हाइपोटेन्यूज कौन सा है, तो आप इससे देखो, एक जो है बाकी के सेम है, ठीक है, ये रहा। तो एन ओ बी लिया आपने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाया, बेस तो ये रहा आपका, हाइपोटेन्यूज ये वाला हो गया ओ बी, ठीक है। उसके बाद लेंगे आप एन ओ ए, कॉस अल्फा निकाला जाएगा, अल्फा कॉस अल्फा कितना होगा आपका ओ एन अपॉन में ओ ए, तो यहां से आ जाएगा कॉस अल्फा बराबर ओ एन आपका डी अपॉन ओ ए, ओ ए है आपके पास ए अपॉन एच, ए अपॉन एच। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में दिक्कुज्या पढ़ाई होंगी, एंगल ऑफ कोसाइन, दिक्कुज्या एंगल ऑफ कोसाइन पढ़ाया होगा मैथमेटिक्स में, जहां भी पढ़ते हो आप, उसमें एक प्रॉपर्टी बताई होगी आपको, प्रॉपर्टी क्या बताई होगी, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू हमेशा क्या होता है वन। जब आपने दिक्कुज्या एंगल ऑफ कोसाइन पढ़ा होगा तो आपने ये वाली प्रॉपर्टी जरूर पढ़ी होगी, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज ऑलवेज इक्वल टू कितना होता है, वन होता है, ये वाली प्रॉपर्टी। तो बच्चों कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू वन होता है, तो यहाँ रख दो। तो अल्फा की जगह रखेंगे कॉस स्क्वायर, अल्फा की जगह रखेंगे ये डी अपॉन सी अपॉन एल, इसका स्क्वायर प्लस, ऐसे बीटा की जगह रखेंगे डी अपॉन बी अपॉन के, बी अपॉन के का स्क्वायर प्लस गामा की जगह रखा जाएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा देख लो, गामा की जगह रखा जाएगा डी अपॉन
अच्छा गामा पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, डी अपॉन ए अपॉन एल का होल स्क्वायर बराबर 1। मैंने गामा वाला पहले लिख दिया है, कॉस स्क्वायर गामा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना 1, है ना। अरेंजमेंट आप सर जैसा ए चाहो अपॉन वैसे एच होगा ना? ए अपॉन एच, ए अपॉन एच ठीक है, बाकी का सही है, हाँ ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाएंगे तो देखो बच्चों, हम लिखेंगे इसको डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सब में से आ रहा है डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओ तो एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस इसको ऊपर ले जाओ के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओ एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर में आ गया 1। डी स्क्वायर कॉमन आ गया, इसको ऊपर ले जाओ इसको ऊपर ले जाओ इसको ऊपर ले जाओ, ये आ जाएगा। तो यहां से बच्चों आ जाएगा डी बराबर, इसको हम डिवाइड में लेके जाएंगे और साथ में अंडर रूट भी लिख देंगे ऐसे, इसको डिवाइड में भी लेके गए और अंडर रूट भी ले लिया है ना साथ में, तो हम सीक्वेंस में लिखते हैं एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आ गया। एक डेरिवेशन तो ये आ गया, कई बार ये भी पूछा गया है ना, इसलिए मैंने ये भी निकाल दी। फिर बस ये वाला पूछा है तो आपको एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है, क्या लिखनी है, एक लाइन एक्स्ट्रा फॉर फॉर क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल क्यूबिक क्रिस्टल ए बराबर बी बराबर सी, घनाकार जालक के लिए, घनाकार क्रिस्टल के लिए हमेशा तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, क्यूबिक क्रिस्टल के लिए हमेशा ऑल साइड इक्वल रहती हैं। तो बच्चों ए बराबर बी बराबर कितना होगा, सी होगा। तो आप क्या करोगे, डी बराबर 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर, अब आप तीनों वैल्यू रखोगे, किस किस की, ए की बी की और सी की। तो बी और सी की जगह भी आप क्या रखोगे, ए रखोगे, तो यहाँ रखेंगे हम एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर यहाँ लिखा जाएगा आपका के स्क्वायर, और बी की जगह भी क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे ए स्क्वायर, और एल स्क्वायर अपॉन सी की जगह भी क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे ए स्क्वायर। ठीक, तो आपको मालूम है ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो आप देन ये लिख सकते हो, देन लेटिस इंटरवल जालक अंतराल, ये एलसीएम आ जाएगा, ऊपर पहुंचेगा ये। किसी भी स्टेप में दिखता है तो आप पूछ के जरूर देखना, और ये नोट जरूर कर लेना थोड़ा सा, इससे क्या होगा कि बाई चांस अगर मान लो यहाँ वी नो दैट लिख देना, वी नो दैट हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, नोट कर लो। अगर बाई चांस वो नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, कि अगर नोट्स में नहीं हुआ तो मैं थ्योरी थ्योरी लिख के भेज दूंगा, थ्योरी थ्योरी लिख के भेज दूंगा, है ना, सभी बच्चे नोट कर लें, क्योंकि ये पूरा डेरिवेशन ही है, थ्योरी थ्योरी हम लिख के भेज देंगे अगर मान लो नहीं हुआ तो। अब वैसे मुझे लग नहीं रहा इंग्लिश मीडियम में तो नहीं होगा ना। चलो लिख लिया होगा आपने। सर 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ लिख लो। चलो मिटा दो, चलो मिटाता हूँ। अब मैं लिखवाता हूँ इसमें क्या क्या आगे पूछ सकता है आपसे, वो भी लिखवा रहा हूँ। ठीक है, आप इतना लिख लिया होगा। क्रिस्टल तो एक शेप और साइज होता है जो थ्री डी में, मतलब जो 3 डायमेंशनल होता है। क्रिस्टल का मतलब कोई ऐसा नहीं, क्रिस्टल का मतलब होता है एक ऐसा शेप और साइज
जिसको आप 3D में एज्यूम कर लेते हैं। बाकी तो बहुत सारे क्रिस्टल की बात करें तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं उसके अंदर, क्रिस्टल के टाइप होते हैं, है ना, बहुत सारी सर चीजें आ जाती यहाँ पे मतलब कुछ भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं सर। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी लिख सकते हैं, ABC में कुछ भी लिख सकते हैं, बी की जगह सी की जगह कुछ भी लिख लो। क्रिस्टल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कई सारे लैटिस पॉइंटों का एक अरेंजमेंट रहता है। वो लैटिस पॉइंट उसके कहीं भी हो सकते हैं, और वो केवल 3D में होता है। क्रिस्टल को हम 3D मान के चलते हैं, जिसमें कई सारे लैटिस पॉइंटों का एक अरेंजमेंट होता है। कॉर्नर पे भी रहता है, फेस पे भी रहता है ना, बेस पे भी रहता है, सब जगह रहता है। वो होता है क्रिस्टल। अलग अलग जगह क्रिस्टल अलग अलग काम करता है। जैसे हम यहाँ पर बात करें तो यही मतलब है। और वैसे क्रिस्टल तो ये होता है, जैसे आप अगर लाइट वगैरह में पहुंच जाओगे ना, लाइट वगैरह में, तो क्रिस्टल एक ऐसा डिवाइस होता है जो 2 और मोर देन 2 लाइट देता है, या ऐसा बोल सकते हैं क्रिस्टल एक ऐसा डिवाइस होता है जिस पर अगर किसी लाइट को आप इंसिडेंट करवाते हो तो वहां पर हमें 2 टाइप की लाइटें देखने को मिलती हैं, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो हमने सेकेंड ईयर में भी बताया था, कैल्साइट क्रिस्टल लिया था, है ना, निकोल प्रिज्म वगैरह लिया था। तो वहां पर हमने बताया था क्रिस्टल पर जब भी हम लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो क्रिस्टल क्या करता है, हमें 2 टाइप की लाइट देता है, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो लाइट जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करती हैं वो ऑर्डिनरी होती हैं, और जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करती हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहती हैं। वहां क्रिस्टल का काम ये था। और यहाँ क्रिस्टल का काम रहता है केवल कई सारे लेटिसों का एक अरेंजमेंट मिलता है, जिसमें आप क्या करते हो, लेटिस पॉइंट को उसके बेस पर भी रख सकते हो, कॉर्नर पे भी रख सकते हैं, बेस पे भी रख सकते हैं, ये रहता है क्रिस्टल। कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं होती इनकी। चलो मैं इसको मिटाता हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो फर्स्ट नंबर, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो लिख ही लेंगे, मतलब जो मैंने केस लिख रहा हूँ ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्योंकि क्या है, मेरे हिसाब से इंग्लिश मीडियम में ये दूसरों में शायद नहीं होगा, बच्चे ऐसी लापरवाही करते, कभी किसी ने कुछ लिख दिया नहीं लिखा। तो अब लिखते हैं फर्स्ट नंबर। देखो पहले मैं लिखवाता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके बाद जो मैं लिखवाऊंगा वो क्वेश्चन तो आपको इस पे बनने हैं। फर्स्ट नंबर है सरल घनाकार क्रिस्टल के लिए जालक अंतराल। फर्स्ट नंबर, ये केस है एक तरीके से, सरल घनाकार घनाकार जालक के लिए, जालक के लिए जालक अंतराल, जालक अंतराल, अंतराल, सरल घनाकार जालक के लिए जालक अंतराल। और इसमें लेटिस इंटरवल फॉर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, लेटिस इंटरवल, लेटिस इंटरवल, इंटरवल फॉर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, SCC, SCC इसके अंदर लिखते हैं। ए नंबर है आपका, आपको ये तो मालूम है फॉर क्यूबिक क्रिस्टल, फॉर क्यूबिक क्रिस्टल घनाकार जालक के लिए ए बराबर बी बराबर हमेशा क्या रहता है, सी रहता है। घनाकार जालक के लिए ए बराबर बी बराबर सी रहता है। चलो क्या पूछता है, सी क्यूबिक क्रिस्टल में आप लिखेंगे 100, एक लिखवा देता हूँ 100 तलों, 100 तलों के बीच की लंबवत दूरी, तलों के बीच की लंबवत दूरी पहले निकालते हैं फिर समझाऊंगा आपको। 100 तलों के बीच की लंबवत दूरी, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन प्लेन, परपेंडिकुलर का साइन बना देता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन, बिटवीन प्लेन 100। तो बच्चों रखेंगे तो ये कितना आएगा, कितना आएगा, D100 बराबर ए ऑन अंडर रूट 1, पहले वाले की जगह रखना है 1 H की जगह, दूसरे की जगह रखना है K की जगह 0,
और एल की जगह रखना है 0, तो यहाँ से आ जाएगा ए, बस केवल ए अपॉन 1 आ जाएगा, मतलब ए आ जाएगा। ऐसे सेकंड लाइन लिखना है आपको, और ये थ्योरी सेम रहेगी। सेकंड वाली लाइन में लिखना है आपको 110 110, पूरा का पूरा वही रिपीट करना है। तो यहां से आ जाएगा D110 इक्वल टू ए अपॉन, फर्स्ट जो लिखा था एच उसकी जगह 1 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 0 लिखना है। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 1 और 1 2, यानी ए अपॉन रूट 2 आ जाएगा, ए अपॉन रूट 2 आ गया, ए अपॉन रूट 2 आ गया। तीसरा वाला है आपका 111 तो D111 ए अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहां से आ जाएगा ए अपॉन रूट 3, और इन तीनों का रेशियो D100 D110 और D111 बराबर, ये रेशियो निकाल लो बच्चों, ये आ जाएगा आपका तीनों का रेशियो निकाल लेना, मैं लिख देता हूँ, चलो ए अपॉन रूट 2 और ए अपॉन रूट 3, इसको निकालोगे तो जाएगा ए का डिवाइड कर दो 1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 3, ये आ जाएगा। पॉइंटों में लिखना है, पॉइंटों में भी लिख सकते हैं, D100 110 और 111 पॉइंटों में निकाल लेना, 1 अपॉन रूट 2 को 0.7471 के अप्रॉक्स आ जाता है, और 0.5 के आपका 58। कई बच्चों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन बनता है कि सर आपने यही क्यों लिया है 100 110 111। उसका कारण ये है कि जब भी आपको सरल घनाकार जालक पूछेगा, जैसे मान लो आपसे पूछा डेरिवेशन, तो आपने डेरिवेशन कर दिया, फिर आपसे पूछा सरल घनाकार जालक के लिए, तो आपको लिख के देगा, क्या लिख के देगा, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन ही लिख के देता है कि सरल घनाकार जालक के लिए लिख के देगा ये सारी चीजें, और नहीं भी लिख के देगा तो डायरेक्ट लिख के देगा 100 110 111। सरल घनाकार जालक में ज्यादातर एसी का पूछा जाता है, बाकी फिर आप कोई भी दे दे दुनिया का, आप तो हर एक के लिए निकाल सकते हो क्योंकि आपको निकालना आता है, फिर कोई भी दे दे, वो ज्यादातर इन्हीं को पूछता है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में, इसलिए मैंने ये निकाल के दी थी। और आपको एग्जाम में लिख के देगा कि भाई 111 जो भी लिख दे, 111 123 341 जो भी लिख के देता है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो भी फाइंड करना है, लंबवत दूरियों का अनुपात पूछता है आपसे, जो भी लिख के देगा। तो ये मैंने लिखवा दिया आपको। अगला वाला करते हैं, मिटा दूं इसको, मिटाते हैं। अब है आपका सरल घनाकार जालक की जगह फलक केंद्रित घनाकार जालक कर लो, फलक केंद्रित घनाकार जालक कर दो एफसीसी। एफसीसी तो बच्चों एफसीसी में क्या क्या पूछता है, एफसीसी में जो ज्यादातर पूछता है वो डिफॉल्ट है, वो आता है आपका फर्स्ट है आपका, एक तो शुरुआत की थ्योरी तो सेम है, और क्यूबिक क्रिस्टल, एफसीसी हेडिंग डाल देना आप तो, फॉर क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल ए बराबर बी बराबर सी, घनाकार क्रिस्टल के लिए जालक के लिए कुछ भी लिख दो, जो भी आपको लेना है। तो सबसे पहले 200 थ्योरी वही है जो अभी लिखवाए थे ना, 200 डैश डैश डैश, तो डी 200 तो ए अपॉन अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 0 और 0, तो यहां से आ जाएगा ए बाई 2। फिर अगला वाला है आपका 220 220, तो यहां से आ जाएगा डी 220 ए अपॉन अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0, ए अपॉन 4 हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा 2√2 आ जाएगा। फिजिक्स में जब भी क्वेश्चन आएगा इसका, तो ये आपको लिख के देगा, क्वेश्चन देख लेना आप एग्जाम में, तो आपको जो भी पूछता है
लिख के जो भी देता है उसके हिसाब से निकालना है। तो ये 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा a बाई 2, तीनों का रेशियो निकाले। अपन तो ये क्या है, ये ज्यादातर पूछे गए हैं, वही वही लिखवा रहे हैं। इनका रेशियो निकाल लेना, एक तो a से डिवाइड चला जाएगा, 2 0 0, 2 2 0 और 1 1 1। ए का डिवाइड कर देना तो ए हट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देना तो 2 भी हट जाएगा, तो 1 बचेगा। ए का डिवाइड किया तो पहले 1 का सफाया हो गया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 गया, 1 बच गया, 2 गया, 1/√2 बच गया, और यहाँ आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। फिर इनका डिवाइड कर लेना, जो भी आता है आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लेना। डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है, जो भी आता है आप निकाल लेना। ठीक है, मैं इतना छोड़ देता हूँ। अब आता है तीसरा वाला। तीसरा वाला है आपका अंतः केंद्रित धनाकार जालक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, बीसीसी। तो अब आते हैं बीसीसी पर। बीसीसी, चलो मिटा देता हूं इसको, मिटा देते हैं। चलो अभी मैं न्यूमेरिकल भी कर रहा हूँ, किससे आया हुआ है ना। बीसीसी, तो बीसीसी में निकालेंगे बच्चों, तो एक तो कुछ 2 0 0, 2 0 0, तो आपका जाएगा डी 2 0 0, तो ये आ जाएगा आपका a अपॉन 2 का स्क्वायर 0 + 0, तो a बाई 2 आ जाएगा, 2 0 0। फिर है आपके पास 2 0 0 का 1 1 0, 1 1 0, डी 1 1 0 बराबर a अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 0, तो यहां से आ जाएगा a अपॉन √2। फिर है आपका तीसरा वाला है आपका 2 2 2, तो यहां से आ जाएगा डी a अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 3 12, तो √3 आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा डी 2 0 0, 1 1 0, 2 2 2 बराबर a बाई 2, a बाई √2 और a बाई 2√3। फिर वही कर सकते हैं, a का डिवाइड कर देना, 2 का मल्टीप्लाई कर देना, 2 0 0, 1 1 0 और 2 2 2। बाकी आपको जैसे सॉल्व करना है वैसे, केवल a का डिवाइड करके भी छोड़ सकते हो तो भी गलत नहीं करेगा। a का डिवाइड किया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√2 मतलब √2 बच जाएगा, और यहाँ बच्चों 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 करके 1/√3 बच जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1 0.71 और यहाँ 0.5। a का डिवाइड किया, चलो 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 गया, 1.41 होगा सर, और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 1.41 हो गया, 414। 41 हो जाएगा। कोई मैं चेक करा, मैं इधर से कैसे आ गया। फिर उसके बाद है आपका ये गया 2 √3, ये तो सही है। चलो इसके बाद बस ये 3 पूछता है आपसे, एक न्यूमेरिकल लिखो, देखो कैसे आता है।
आप लोग फिर इसको सॉल्व करना न्यूमेरिकल को। लिखो, एक सरल घनीय क्रिस्टल में, हिंदी वाले बच्चे लिख लें पहले, एक सरल घनीय क्रिस्टल में, एक सरल घनीय क्रिस्टल में, एक सरल घनीय क्रिस्टल में यदि जालक नियतांक स्मॉल ए है, यदि जालक नियतांक स्मॉल ए है, यदि जालक नियतांक स्मॉल ए है, जालक नियतांक स्मॉल ए है, तो ज्ञात करो, तो ज्ञात करो फर्स्ट नंबर, तो ज्ञात करो फर्स्ट नंबर। फर्स्ट है आपका, बोर्ड पे लिखा हुआ है 1 2 और 3 बार, 3 के ऊपर बार लगा दिए, 3 बार जालक तलों के बीच की दूरी, जालक तलों के बीच की दूरी, जालक तलों के बीच की दूरी, बीच की दूरी। और सेकंड नंबर लिख लो, सेकंड नंबर है, सेकंड है आपका 1 1 1 0 1 1 1 तलों के अंतराल का अनुपात, तलों के अंतराल का अनुपात, तलों के अंतराल का अनुपात, अनुपात निकालो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना न्यूमेरिकल, लिखो, इन अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, in a simple cubic crystal, in a simple cubic crystal, if the lattice interval, lattice constant, if the lattice constant, फिर से बोल देता हूं, in a simple cubic crystal, if the lattice constant is small a, lattice constant is small a, then find, first point लिखो, the distance between the lattice plane, the distance between the lattice plane, distance between the lattice plane, वो लिखा है 1 2 3 बार, lattice plane 1 2 3 बार। एंड सेकंड नंबर लिखो, the ratio of lattice interval, the ratio of lattice interval, ratio of lattice interval of plane, of plane, of plane, वो लिखा हुआ है 1 1 0 and 1 1 1, 1 1 0 and 1 1 1 निकालो। निकाल लिया होगा, पहले वाले का आंसर क्या आएगा, बोलो। आया सर क्या ए किसी अपॉन को? रूट 14। A/√14 सही है। और दूसरे का कितना आया? सर वो तो वही आ रहा है ना, 1/रूट अनुपात n/√3। उसको ऐसे निकाल देते हैं, देखो सॉल्यूशन। फॉर्मूला पता है, वी नो दैट डी एच के एल, ये फॉर्मूला होता है वैसे, A/√, के अंदर h² A² L²। आपसे पूछा है डी 1 2 3 बार, 3 बार का मतलब नेगेटिव होता है, बार का मतलब नेगेटिव होता है, लेकिन नेगेटिव से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1² 2² और -3 का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा A/√14, ये तो सिंपल है। फिर आपको क्या करना है, यहां से डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड D110, लैंग्वेज वही है, तो यहां से आ जाएगा 110, लैंग्वेज वही लिखना है, D110 इक्वल टू, लिखा जाएगा A/1 का स्क्वायर और 0, तो यहां से आ जाएगा A/√2।
फिर आपको निकालना है इसी में 1 1 1, लैंग्वेज वही लिखी जाएगी 1 1 1, ए अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये सब 1 ही आएगा। तो यहाँ आ जाएगा ए अपॉन रूट 3। अब रेशियो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, 1 1 0 अपॉन में 1 1 1, 2 का तो ऐसे निकाल सकते हो आप, 3 में थोड़ा सा लिखना पड़ता है। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों ए अपॉन रूट 2 अपॉन ए अपॉन रूट 3, तो ये आ जाएगा आपका रूट 3 अपॉन ये। एक क्वेश्चन और लिखो बस, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो हिंदी मीडियम वाले बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, फिर तब तक इंग्लिश वाले बच्चे लिखते रहे, इसको मिटाऊंगा नहीं मैं अभी, लिख लेना हम। लिखो, एक सरल घनीय जालक में, एक सरल घनीय जालक में मिलर सूचक, एक सरल घनीय जालक में मिलर सूचक, मिलर सूचक ब्रैकेट में लिखो 1 0 0 1 0 0 है, नहीं 1 0 0 के तलों की, 1 0 0 ब्रैकेट क्लोज कर देना, के तलों के मध्य की दूरी की गणना कीजिए, के तलों के मध्य की दूरी की गणना कीजिए, के तलों के मध्य की दूरी की गणना कीजिए, जबकि जालक नियतांक, जबकि जालक नियतांक 2.5 एंगस्ट्रॉम है, 2.5 एंगस्ट्रॉम है, 2.5 एंगस्ट्रॉम है। नहीं लिख पाएगा तो बता जरूर दिया करो, इंग्लिश वाले बच्चे लिखें, करो जरा कैलकुलेट, कैलकुलेट ऐसे मत, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस, ऐसे लिखो, इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस, इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस, find the lattice interval, find the lattice interval for the plane of Miller, for the plane of Miller, for the plane of mirror, वो Miller, for the plane of Miller indices, Miller indices ब्रैकेट में 1 0 0 1 0 0, when the lattice constant is, when the lattice constant is, when the lattice constant is 2.5 एंगस्ट्रॉम, 2.5 एंगस्ट्रॉम। मानो थर्ड ईयर में कम से कम मान करो 2 न्यूमेरिकल तो आते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 भी आ जाते हैं, 4 भी आ जाते हैं। थर्ड ईयर में न्यूमेरिकल 100% आते हैं, 2 तो कंफर्म है, उससे ज्यादा भी कई बार 3 पूछ लेते हैं। एक बार तो न्यूमेरिकल 6 नंबर के 2 आए, 2 न्यूमेरिकल आए, इसलिए न्यूमेरिकल भी वो जो हम करा रहे हैं वो कम से कम करके करना, बाकी के फिर देखेंगे जो भी। चलो ये तो निकाल ही लिया होगा, कितना आया आंसर? 2.5 एंगस्ट्रॉम, यही वही का वही आ गया। हाँ। हाँ, क्योंकि आपको वी नो दैट पता है, डी एच के एल का जो फॉर्मूला होता है वो ए अपॉन अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर होता है। और आपको जो निकालना है बच्चों 1 0 0 से निकालना है, तो ए अपॉन 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, तो आपका वही आ जाएगा ए। ठीक है, और आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? लेटेस्ट कांस्टेंट दिया हुआ है जालक नियतांक, तो ये आ जाएगा 1 0 0, ए के बराबर आ गया। ए कितना है? 2.5 एंगस्ट्रॉम। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर देना, ये मीटर में। तो इंटरमोलिकुलर सेपरेशन का जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल पूछता है, मान लो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, तो 2 नंबर में केवल यही न्यूमेरिकल पूछ सकता है आपसे। अगले टर्म का जो टॉपिक मैं बताऊंगा आपको, उसकी 4-5 प्रॉपर्टी है वो प्रूफ करवाऊंगा और यहीं पे करवा दूंगा, क्योंकि उसमें थ्योरी है ही नहीं, एक एक लाइन की थ्योरी है केवल। तो अगला टर्म का जो भी करवाऊंगा
5 प्रॉपर्टी है उसकी, एग्जाम में 100% उसमें से एक तो मिलेगी आपको, और डेफिनेशन तो है ही उसको। तो ये मैं नेक्स्ट टाइम पे करवा दूंगा, जो डाउट है आप मेरे से पूछ के जाना, बाकी का नेक्स्ट रिवीजन टाइम क्लास, रिवीजन क्लास कब कराओगे सर? रिवीजन अभी 1 तारीख के बाद रखूंगा यार। अभी जैसे 2 बच्चे और नए आए हैं, 1-2 बच्चों का और मेरे पास फोन आया, तो मैं सोच रहा हूँ वो भी आ जाए, ठीक है। तो 2 बच्चे जो अभी नए आए हैं वो मैंने ग्रुप में ऐड कर दिए हैं, हो सकता है एक आध बच्चा और आ जाए तो सबकी हो जाए, सिलेबस हो जाएगा, आप उसकी टेंशन ना लें। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट सिलेबस करवा के दूंगा, रिवीजन भी और वैसे भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। प्लीज जरूर